जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप कर ले जा रहे हैं, मान चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं प्रश्न, तो आप इन प्रश्नों को देखिए, समझिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो बार बार ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन और एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। अब उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करिए। अगर आप कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा ले जा रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है, वीक है। चलिए देखा जाए अच्छे प्रश्नों के साथ। तो इन प्रश्नों का खुला जाए, जैसे लिखा है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 साइंस। मतलब इसमें आपको मिसलेनियस जीव विज्ञान में भी प्रश्न मिलेंगे, भौतिक विज्ञान के भी मिलेंगे और रसायन विज्ञान के भी मिलेंगे। तो आपको करना पड़ेगा। आप करके देखिए। अगर आप कर ले जा रहे हैं अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए करोड़ों की भीड़ में आपको जगह बनाना है। और करोड़ों की भीड़ में आप तभी जगह पर बना पाएंगे जब ऐसे प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे, तभी बन पाएगा जगह। आइए देखते हैं। जैसे दिया है, पहला प्रश्न दिया है, एक लंबी कूद, कौन सी कूद है, लंबी कूद है, लंबी कूद है। एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले वह दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? मान लो आपको लंबी कूद करना है, अब आपने स्पीड बनाया, तो क्यों आप बना रहे हैं, कितनी दूरी हम तय करें। वह एक व्यापक दूरी तय करता है, वह एक व्यापक दूरी तय, वह वेग खो देता है, वह दौड़ता आत्मविश्वास प्राप्त करता है। ये आत्मविश्वास प्राप्त करना तो नहीं, वह संवेग प्राप्त करता है। कौन हो सकता है इसमें, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वह संवेग प्राप्त करता है, संवेग प्राप्त करता है, इसलिए वह दौड़ता है ज्यादा दूरी तक। संवेग प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा संवेग प्राप्त करना चाहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सर डी सही है, डी सही है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपको लगेगा कि सर प्रश्न में तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा उत्तर दे इसमें। तो उत्तर आपको देना है। आप जांचिए, अगर आप ये 25 प्रश्न कर ले जा रहे हैं तो 25 के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सब के सब आए हुए प्रश्न हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं और सब के सब अच्छे प्रश्न हैं। तो पहले का कौन सही है? सर डी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति ठहरे हुए जल, ठहरा हुआ जल क्या होता है? मान लो आप शांत जल की बात करें, शांत जल जैसे तालाब उलाब होता है, तालाब उलाब, तालाब का जल को ठहरा हुआ जल कहा जाता है। तालाब का जल को ठहरा हुआ जल कहा जाता है। एक नाव पर खड़ा है, एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता हो तो नाव। अब इधर देखिए, जैसे हम नाव पे खड़े हैं और किनारे पे खड़े हैं, ठहरा हुआ जल, शांत जल है। ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे ही हम तट की ओर ऐसे बढ़ेंगे तो नाव किधर जाएगी? सर नाव पीछे जाती है, नाव पीछे जाती है। पहला है तट से दूर हो जाएगी, तट से दूर हो जाएगी, पलट जाएगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। हमने अभी क्या समझा? मान लो क्या है सर, ये एक नाव है। क्या है? ये नाव है, ये नाव है, ये नाव है और इधर है तट, इधर है, इधर है हमारा क्या? तट, तट, तट है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति खड़ा होकर इस तट पे आना चाहता है, इस तट पे आना चाहता है। जैसे ये होगा, ये नाव थोड़ा खिसक जाएगी, नाव थोड़ा खिसकेगी। अगर ये जैसे ही तट की ओर बढ़ेगा, नाव थोड़ा दूर जाएगी, तट से दूर जाएगी, तट से दूर जाएगी, तट से दूर हटेगी नाव। यही तो पूछा सब, नाव कहाँ जाएगी? तट से दूर होती जाएगी, तट से दूर होती जाएगी। समझिए कितने अच्छे प्रश्न आ सकते हैं। और यही प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, तो हम लोग को समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो आप करते रहिए प्रश्न को। आगे चलते हैं, इसका कौन सही है? सर ए,
तट से दूर होती जाएगी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होती है, जिसे कहते हैं। अब कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है, गति में चलते उसका प्रत्येक घटक का कण एक वृत्त में चलता है, ऐसे ऐसे नाचता है और केंद्र एक रेखा पर स्थित होती है, जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन की दूरी कहते हैं, या घूर्णन की रेखा कहते हैं, घूमने वाली क्षण कहते हैं, या निर्धारित रेखा कहते हैं। कौन सा सही होगा सर? कौन सा सही होगा? तो ध्यान दीजिए, घूर्णन की धुरी, घूर्णन की धुरी, घूर्णन की धुरी, ये कोई है वृत्त, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ये केंद्र है, ये केंद्र ऐसे समझिए, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो घूर्णन की धुरी, घूर्णन की दूरी मत कहिए, घूर्णन की धुरी कहिए, धुरी। इसका ऑप्शन कौन सही है सर? ए सही है, ए सही है, ए सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक बल बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त से निकाय की स्थिति अवस्था में समान चाल, ध्यान दीजिए, समान चाल में परिवर्तन हो, समान चाल में परिवर्तन हो, समान चाल में परिवर्तन हो। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा, उष्मा, बल, शक्ति, कौन हो कौन होगा कौन होगा कौन होगा? तो चार का सी होगा, चार का सी होगा बल। समान चाल में परिवर्तन होता है बल का, समान चाल में परिवर्तन होता है बल, बल। ऑप्शन नंबर सी सर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जड़ता, इसे जड़त्व भी कहा जाता है। जड़ता क्या है? क्या है जड़ता? क्या है? आइए देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति। कौन सही? सर पहला सही है, पहला सही है। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़ जड़ जड़। अब एक चीज समझिए, कोई हल्का चीज हो और कोई वजन चीज हो, तो ये बताइए किस पे डिपेंड करे? हल्के वाले पर। मान लो ये पेन है, और एक बड़ा का पेन ले लिया जाए, ऐसे ही पेन बड़ा का ले लिया जाए, किसमें जड़त्व को, लेकिन कौन सी जड़त्व का माप है, किसने माप जाना? ध्यान दीजिएगा, जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसी की निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? सर द्रव्यमान होता है, मेन होता है इसका द्रव्यमान, मेन होता है इसका द्रव्यमान। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है सर? बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता, अभी हमने बताया उसके द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। सर है कहीं पर द्रव्यमान? आयतन, चाल, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। सर अभी अभी आपने बताया मास होना चाहिए, मास होना चाहिए, मास होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? लो भैया लिथियम आ गए हैं। लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? 9.012 एमयू ग्राम प्रति मोल, या 6.941 एमयू ग्राम प्रति मोल, या 10.811 एमयू ग्राम प्रति मोल, या 4.003 एमयू ग्राम प्रति मोल।
कौन सा सही है? सर इसमें इसमें लिथियम जो होता है, लिथियम जो होता है 6.941 एमयू ग्राम प्रति मोल का है। भार भार परमाणु भार कितना होता है सर? ध्यान दे लीजिएगा, यही है इसका परमाणु भार 6.941 एमयू ग्राम प्रति मोल, एमयू ग्राम प्रति मोल। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसका कौन सही है सर? बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चांदी का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व कितना हो सकता? 7.2, 9.5, 10.4 या 10.8? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बता दीजिए एक बार बताइए बताइए। सर 9 का डी होगा 10.8, 10.8 होगा, क्योंकि चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है सर? 10.8 होता है, 10.8 होता है, याद कर जाइएगा ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? यहाँ परमाणु क्रमांक की जान क्या है? तांबा परमाणु क्रमांक क्या हो? तांबा का परमाणु क्रमांक क्या होता है सर? 29 होता है। परमाणु क्रमांक तांबा कितना होता है? 29 होता है। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना सर? 29 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट। इनमें कौन सा टेन टेन का प्रतीक टी आई, एस आई, एस एन, टी ए? बता दीजिए तो सरल है। ऑप्शन नंबर सी सर, एस एन सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है? एस एन, एस एन टीन का प्रतीक होता है एस एन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ब्रह्मांड, लो भैया, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? क्या सोना है? नहीं सर, सोना तो ब्रह्मांड में उतना ज्यादा कोई। ऑक्सीजन सर? नहीं सर। क्या कार्बन कार्बन होगा? नहीं सर। हाइड्रोजन होगा सर। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। इसको याद कर जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं? बता दीजिए, ये भी सरल ही है। 1, 3, 4, 2 सर? दो, बिल्कुल दो ही होगा, दो ही होगा, दो ही है। एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े कितने हैं सर? दो हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों के खोने वाला पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकरण एजेंट, अपचायक कारक, उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है अपचायक कारक, अपचायक कारक, अपचायक कारक। ऑप्शन नंबर बी, अपचायक कारक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कारण? एक बात समझ लो, हीमोग्लोबिन, हीमो शब्द लग जाए कहेंगे सर आयरन। अब ये मान चलिए क्या है? मान चलिए चलिए ये सर धमनी है। धमनी में क्या होता है सर? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। हीमोग्लोबिन का ऊर्जा का उपयोग करना नहीं, गलत। रक्त अल्पता का होने का रोकना, रक्त अल्पता का खून की कमी एनीमिया कहा जाता है, नहीं। बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है, हीमोग्लोबिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? 15 का डी सही है, 15 का डी, 15 का डी सही है। ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारा रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग ध्यान दीजिएगा, ये होता है हीमो नामक पिगमेंट है, इसे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ, तो ये ही लाल रंग दे देता है, लाल रंग।
हीमो शब्द समझ जाइए। हीमो हीमो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त का लाल रंग हीमो हीमो बार बार हीमो शब्द का कह रहे हैं। हीमो क्योंकि ये हीमो शब्द आयरन आयरन ये भी याद करके रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 15 कौन सा सही? सर डी सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता? सबसे अच्छा समानता किसके साथ दिखाता है? लो एसओ CO2 CONO कौन सबसे सही है? सर सीओ सही हो, बिल्कुल सीओ सही होगा। 16 का कौन सा? सर सी सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में डैश जाया जाता है के द्वारा ले जाया जाता, मतलब किसके द्वारा ले जाया जाता है? इस शब्द का यही मात्रा है। तो ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, रक्त द्रव कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोसाइट करेक्ट है सर, करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रक्त में रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाए? अब देखो ध्यान दो सर, आरबीसी कम भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आरबीसी ज्यादा भी नहीं होती, बिल्कुल सही। सर आरबीसी को मेंटेन करके रखा जाए। आप लोग पढ़े होंगे आरबीसी का जीवन काल जो होता है, आप लोग अभी तक केवल 120 डे ही पता होगा, डे ही। तो इसका वास्तविकता है कि ये 60 से 120 दिन के भी कभी भी मर सकती है। अगर उसके पहले भी आरबीसी मर रही है तब भी शरीर के लिए नुकसानदायक। 120 दिन के बाद भी मर रही है तब भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। आरबीसी रक्त में आरबीसी बढ़ने की कौन सी स्थिति बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, बन जाती है। चलिए एनीमिया, इसमें तो रक्त की कमी हो जाती है। नहीं। हीमोफीलिया बड़ा हीमोफीलिया हीमोफीलिया ये भी नहीं होगा सर। पॉलीसाइथीमिया पॉलीसाइथीमिया यही रोग हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है आरबीसी के बढ़ने से। एक रोग हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया आइए देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के खून के पीएच आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझा दीजिए। 0 7 और 7 से 14 14 14 सर इधर वाला होता है अम्ली अम्ली, इधर वाला होता है क्षारी क्षारी। आपको पता है ये सांप है, इसे कहा जाता है उदासीन उदासीन। तो इधर देखिएगा अम्ली क्षारी, इधर कम है अम्ली। अम्ली तो नहीं होता। ब्लड पहली बात अम्ली नहीं होता। ब्लड पहली बात अम्ली। अधिक अम्ली, अम्ली शब्द ही हटा दो। कम क्षारी अधिक क्षारी, इसमें लफड़े में आए। कम क्षारी अधिक क्षारी, कम क्षारी और अधिक क्षारी। तो मनुष्य के खून का पीएच मान पीएच जो होता है कम क्षारी, कम क्षारी मतलब ये जस्ट इसी के वही होता है। ये यही कहीं पे आता है। तो अब समझिए यहाँ पे अगर हो तो अधिक क्षारी होगा। है तो एकदम नजदीक अम्ली के ना, इसे कम क्षारी कहा जाता है। कम क्षारी कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आरएच फैक्टर का नाम एक डैश डैश की जाति पर रखा गया। आरएच आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर चूहा काट दीजिएगा। चूहा से कहा वेल ये भी काट दीजिए। सांप ये भी काट दीजिए। बंदर बंदर याद करके रखिएगा। आरएच फैक्टर बंदर, एक बंदर की जाति पर रखा गया है आरएच फैक्टर। 20 का कौन सही है सर? सी सही है। 20 का कौन सही है? सी सही है। सी ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 4 रक्त समूह
ए बी, ए बी और ओ। देखो इसमें क्या कहा है, सार्वभौमिक दाता, ये जो होता है ओ, इसे ही सार्वदाता भी कहते हैं, सार्वदाता। और इसे को कहा जाता है एबी को सार्वग्राही, सार्वग्राही। तो सार्वदाता और सार्वग्राही दो शब्द तो समझ जाइएगा। सार्वदाता का मतलब होता है, सर्वदाता भी कहा जाता है, तो सर्वदाता और सार्वदाता आ जाए तो कुछ मत करिएगा, चलिए सर्वदाता ही कह देते हैं। नहीं आप लोग कहेंगे सर जी गलत लिख दिए हैं, आप सार्वदाता लिख रहे हैं, सर्वदाता हम लोग पढ़ के आए हैं, लिख देते हैं सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता कहिए सर्वदाता, सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही। सर्वग्राही एबी को कहा जाता है क्योंकि एबी एक ऐसा ब्लड है तो सबसे ले सकता है भैया, सबसे ले सकता है, मगर सर्वदाता सबको दे सकता है। दाता मतलब भगवान जिंदा रखेंगे, दाता। ओ है ओ, तो इसमें कौन सही होगा सर, ए सही होगा। ओ इसमें सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। 21 का कौन सही है सर, ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों में बनते हैं, कहाँ बनते हैं ये दोनों, मज्जा में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, धमनियों की दीवारों में बनते हैं, लचके, ये तीनों को तीनों काट दीजिए, किसी मतलब के नहीं। मज्जा में बनते हैं, मज्जा, मज्जा में बनते हैं, मज्जा में बनते हैं, मज्जा में बनते हैं, मज्जा में एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों मज्जा में बनते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट। 22 का कौन सही है सर, ए सही है 22 का, 22 का ए सही है। ये देखते हैं नेक्स्ट। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ध्यान से सुनिए, थ्रोम्बिन की बात करें पाचन में नहीं सर, श्वसन में नहीं, मलोत्सर्जन में नहीं, खून का जमना, खून का जमना का थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण सर, खून के जमने में ये सहायक, खून के जमने में ये सहायक है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन खून के जमने में सहायक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा स्रावित होता है, मतलब किसके द्वारा स्रावित, क्या छोटी आंत से काट दीजिएगा, बड़ी आंत से काट दीजिएगा, हृदय से काट दीजिएगा, इनसे नहीं सर। रक्त प्लेटलेट्स एक ही ऑप्शन बन रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स के जो रक्त थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है, यही है रक्त प्लेटलेट जो स्रावित करता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन स्रावित करता है, रक्त प्लेटलेट्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये है कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, सबको काटो, कोई सही नहीं सर, डी सही है। इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन सही है क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि अगर आप पता है कि इंसुलिन की अगर अब डायबिटीज एक नाम सुने होंगे, डायबिटीज जिसे मधुमेह कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में शुगर कहा जाता है, ये बीमारी हो जाती है तो इंसुलिन बहुत मायने रखता है हमारे शरीर में। अगर इंसुलिन समझिए, इंसुलिन अगर हमारा एक होती है पैंक्रियाज ग्रंथि, अग्न्याशय कहा जाता है, अगर ये डैमेज हो जाए या थोड़ी सी खराब हो जाए तो हम मान के चलिए एक रोग हो जाएगा जिसे कहा जाएगा मधुमेह, डायबिटीज इंग्लिश में कहा जाता है और बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं। तो यही नियंत्रित करता है किसको, ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज क्या होता है सर, ग्लूकोज हमारे रक्त में होते हैं, बिल्कुल होता है। अभी अगर एकाएक हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगी, मतलब मीठा होने लगेगा ना, उसी को शुगर कहा जाता है, उसी को डायबिटीज कहा जाता है। तो ये 25 प्रश्न थे जो आपस में एक अच्छे प्रश्न थे, आपस में कैसे प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे। अब इन्हीं अच्छे प्रश्नों के साथ आपकी ये सीरीज रोजाना चलती रहेगी, रोजाना चलती रहेगी। आप करने को कोशिश करिए, हम एक से एक प्रश्न जो आए हुए हैं
अच्छे प्रश्न है, फंडिक है, मतलब जो ज्यादा दिक्कत देते हैं उन्हीं प्रश्नों को आप इन प्रश्नों को करके तो देखिए, ग्रुप डी में सिलेक्शन तो होगा ही होगा। चलिए, इसी के साथ निवाड़ी को हम विराम करते हैं। जय हिंद।